नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है परासरण का। तो परासरण का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दिमाग में कुछ बातें याद होनी चाहिए। वो बातें क्या है? सबसे पहले परासरण नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है। और अर्धपारगम्य झिल्ली नाम याद आई, अपने पीछे अभी बात करी कि अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होगा, विलायक तो जाएंगे बट विलय नहीं जाएगा। तो आपके दिमाग में तीन कॉन्सेप्ट होंगे। सबसे पहले पारगम्य का नाम आते ही याद आना चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली, और अर्धपारगम्य का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए विलायक को जाने देगी विलय को जाने नहीं देगी। बाकी काम हो जाएगा अपने आप। अब इसकी परिभाषा याद जब अपन करते हैं तब आप कैसे याद करोगे इसको? आपने अभी बोला कि पारगम्य जो परासरण है उसका नाम आते ही अपने पास में दिमाग में आना चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अपने पास में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक को जाने देगी बट विलय को नहीं जाने देगी। समझ गए? विलायक के रूप में हमेशा क्या होता है? जल होता है। अब परिभाषा में याद कैसे करोगे? अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों साइड दो गोल है, एक और दो लिखा हुआ है, देखो एक गोलीय एक गोलीय, तो दो अलग अलग सांद्रता वाले घोल है दोनों झिल्ली के दोनों साइड में। ठीक है। अब जिधर विलायक ज्यादा होगा वो अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम की तरफ जाएगा, क्या कहलाएगा? परासरण। तो ये बोला गया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए भिन्न सांद्रता अलग अलग सांद्रता की ज्यादा है कि कम है वाले दो गोलों में विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता की ओर। विलायक की बात हुई, याद रखने वाली बात। विलायक की चर्चा करी, इसने विलय की चर्चा नहीं करी है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो भिन्न सांद्रता वाले घोल और आगे क्या करना है? विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो जाता है उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? परासरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा भिन्न सांद्रता वाले घोलों में विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अब परासरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःपरासरण, एक होता है बहिःपरासरण। अंतःपरासरण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एंडोऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और बहिःपरासरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। अब इन दोनों को समझने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद होनी चाहिए, अल्पपराशरी और अतिपराशरी क्या है? अल्पपराशरी विलयन क्या है और अतिपराशरी विलयन क्या है? अल्पपराशरी विलयन याद रखना है आपको। अल्प मतलब क्या है? थोड़ा है। क्या है? थोड़ा। अब थोड़ा किसके रिलेवेंस में याद रखना है आपको? आपको याद रखना कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो? कम हो। वो तो हो गया क्या? अल्पपराशरी। और ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया। अल्पपराशरी का मतलब, अल्प का मतलब थोड़ा, कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम हो, अति मतलब बहुत ज्यादा, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो। लेकिन किसके रिलेवेंस में? भाई आप बता रहे हो सांद्रता ज्यादा हो सांद्रता कम हो, लेकिन किसके अपोजिट? कोशिका रस के। इस बात को अलग से याद रखना आप। तो देखो अल्पपराशरी विलयन की जो सांद्रता है वो कम है कोशिका रस की सांद्रता से, जबकि अधिपराशरी विलयन की सांद्रता ज्यादा है किससे? कोशिका रस की सांद्रता से। अब एक बात हो, सांद्रता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। सांद्रता मतलब क्या होता है? गाढ़ा। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें जल उतना ही क्या होगा? कम होगा। ये बात आपको अपने आप समझ आती है कि सांद्रता का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गाढ़ा विलयन है। अब गाढ़ा होगा तो उसमें पानी होगा, शहद गाढ़ा होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। जबकि अगर अपन ड्रिंक की बात करें, नींबू पानी की मान लो, तो नींबू पानी लिक्विड ज्यादा है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, नींबू बहुत ही कम है। अगर अकेले नींबू की बात हो तो गाढ़ा होता है वो, लेकिन नींबू में अगर पानी ना जाए तब नींबू पानी जब बनता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। यानी सांद्रता ज्यादा होगी तो पानी क्या होगा? हमेशा कम होगा, जल कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अब बात को समझना कि अपने अंतःपराशर और बहिःपराशर क्या है, इस चीज को समझना आप। देखो ये एक विलयन है, इस विलयन को नाम दिया है क्या? अल्पपराशरी विलयन। दिमाग में अल्पपराशरी नाम आते ही सांद्रता क्या हो गई? कम। सांद्रता विलयन की कम हो गई तो कोशिका रस की सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब विलयन की सांद्रता कम है तो यहां पर जल क्या होगा? ज्यादा। बात को समझना। जबकि कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा है, गाढ़ा ज्यादा है, मतलब जल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो ये यहां पर ये विलयन है अल्पपराशरी, यानी इसकी सांद्रता कम है तो जल यहां बहुत ज्यादा हो गया, तो जल का मान यहां विलयन में बहुत ही ज्यादा है। कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा है तो जल क्या हो गया? कम हो गया।
विलायक, आपने पहली बार समय तो बोला है कि जल विलायक है, तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, यानी जल कहां जाता है, ये बाहर, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गया, यानी कोशिका के अंदर आ गया, क्या कहलाया, अंतःपराशर। किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर, यह अल्पपराशरी विलयन था, इसमें अपन ने इस कोशिका को रखा, तो किसी भी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःपराशरी। अल्पपराशरी विलयन की याद रखनी आपको बात, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। अल्प मतलब कम हो, क्या कम हो, सांद्रता कम हो, समझ गए, तो सांद्रता कम होगी जल ज्यादा होगा, और कोशिका की सांद्रता ज्यादा होगी जल क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर बहिःपराशर की बात करूं तो वही सेम बात, यहां विलयन का नाम चेंज हो गया, यहां पर क्या हो गया, अतिपराशरी। अतिपराशरी नाम आते ही, अति मतलब ज्यादा, सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई विलयन की, तो जल क्या हो गया, विलयन के अंदर कम, तो विलयन में जल कम हो गया, लेकिन कोशिका की सांद्रता क्या हो जाएगी, यहां पर कम, तो जल क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी ज्यादा जल कहां है, कोशिका के अंदर है, तो अधिक जल कंप्यूटर बाहर आ जाएगा, क्या कहलाएगा, बहिःपराशर। समझ गए बात। तो अतिपराशरी में सांद्रता क्या होगी, कोशिका रस के अंदर से ज्यादा होगी, जबकि बही उसमें अल्पपराशरी में क्या होगी, कोशिका रस की सांद्रता कम होगी, समझ गए। अब पराशर का महत्व, कि पराशर क्यों जरूरी है पौधों के अंदर, अगर इस बात को अपन समझे कि पराशर जरूरी क्यों है पौधों के अंदर। मूल रूप मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था, जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं उसके ऊपर क्या होती है, मूल रूप ही जमीन से पानी का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अगर आपको याद है तो 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था, जड़ के ऊपर एक संरचना होती है मूल रोम, उससे पानी का अवशोषण होता है, तो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण पराशर द्वारा ही होगा। भाई ये पौधा है, ये जड़ है, जड़ में मूल रोम है, जमीन में पानी पड़ा है, जमीन में पानी ज्यादा है, जड़ के अंदर कम है, तो पानी अपनी अधिक सांद्रता